मैं हूं अदिल इम्तियाज और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। पिछली वीडियो में हमने एलियंस की मौजूदगी को पढ़ा था और फ्रैंक ड्रेक की एक इक्वेशन को देखा था। इस इक्वेशन से हमें ये पता चल सकता है कि कितनी एलियन सिविलाइजेशन हमारी गैलेक्सी में मौजूद हैं। आपको ये इक्वेशन इस वक्त अपने सामने नजर आ रही है, जिसमें n हमें ये बताता है कि कितनी सिविलाइजेशन हमारी गैलेक्सी में मौजूद हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको बहुत से वेरिएबल्स नजर आएंगे जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मसलन आप r को ले लीजिए, ये है रेट ऑफ स्टार फॉर्मेशन इन आर गैलेक्सी। तो हमारी गैलेक्सी में कितनी जल्दी स्टार्स पैदा हो रहे हैं वो बताएगा हमें r। और उन स्टार में प्लैनेट्स हैं कि नहीं है ये हमें बताएगा f। तो जो स्टार पैदा हो रहे हैं उनमें कितने प्लैनेट्स बन रहे हैं, उन प्लैनेट्स में कितने प्लैनेट्स ऐसे हैं जो गोल्डीलॉक जोन में मौजूद है, ऐसी जोन में मौजूद है जहां पर इकोसिस्टम अवेलेबल है, या ऐसी जोन में मौजूद है जहां पर लिक्विड पानी मौजूद है ताकि वहां पर लाइफ बढ़ सके। और उन प्लैनेट में से कितने प्लैनेट ऐसे हैं जहां पर बाकी एलिमेंट भी मौजूद हैं जो कि लाइफ की शुरुआत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। FI हमें यह बताता है कि वो जो लाइफ है क्या वो इंटेलिजेंट भी हो सकती है, क्योंकि हमारी लाइफ को इंटेलिजेंट होने में 4 बिलियन साल लगे। 4 बिलियन सालों के बाद इंसान दुनिया में आया, तो क्या वो लाइफ इंटेलिजेंट भी है? और अगर वो लाइफ इंटेलिजेंट है तो क्या उसके पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? क्योंकि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी अभी रिसेंटली आई है, बहुत कम वक्त पहले आई है। तो क्या उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है? और आखिरी बात ये कि क्या वो इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं जब हम एग्जिस्ट करते हैं? क्या उनका टाइम हमारी टाइम के साथ मैच करता है, या वो हमारे आने से पहले खत्म हो चुके हैं, या वो हमारे आने के बहुत बाद जाकर आएंगे, अभी वो डेवलपिंग स्टेज में हैं? तो ये वो सारे वेरिएबल्स हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर वहां से हम नंबर ऑफ सिविलाइजेशन इन मिल्की वे निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को जब सॉल्व किया गया तो इसके जवाब बिलियंस ऑफ सिविलाइजेशंस भी आए, मिलियंस ऑफ सिविलाइजेशंस भी आई, और एक सिविलाइजेशन भी आई जो कि यकीनन हम मौजूद हैं। यही इक्वेशन मैंने आपको और तरीके से दिखाई है। इसमें जो सबसे अहम चीज है, जो मेरे नजदीक सबसे अहम चीज है, वो है पानी। पानी यानी वाटर की मौजूदगी, क्योंकि वाटर की मौजूदगी जहां पर होगी वहां पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि हमें कोई एलियन लाइफ मिल सके। एक मिसकंसेप्शन जो मेरी पिछली वीडियो से राइज हुआ वो मैं दूर करता जाऊं कि जब मैंने ये ग्राफ दिखाया था तो आपने इसके वर्टिकल एक्सिस पे देखा होगा, इसे हम मैस ऑफ स्टार रिलेटिव टू सन कह रहे हैं, यानी ऐसे स्टार्स जिनका मैस सन के मुकाबले में कितना है। मसलन ये जो स्टार है इसका मैस सन के मैस के बराबर है, जबकि इस स्टार का मैस सन के मैस के हाफ है, और ये जो स्टार है इसका मैस सन के मैस के दुगना है, 2 टाइम्स है। तो जैसे जैसे सन के मुकाबले में जो हम स्टार्स देख रहे हैं उनका मैस बढ़ता जाएगा, गोल्डीलॉक रीजन या हैबिटेबल जोन दूर होती जाएगी। स्टार का मैस बढ़ेगा, हैबिटेबल रीजन जो है वो दूर होता जाएगा। स्टार अगर बहुत ज्यादा मैसिव है तो उसका हैबिटेबल रीजन बहुत दूर है। ये वो रीजन है जिसमें लिक्विड पानी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड वाटर एग्जिस्ट करता है, और इसमें लाइफ के मौजूद होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन थी जो राइज हो रही थी। हम अब देखते हैं जुपिटर की तरफ। जुपिटर हमारे प्लेनेट का सबसे बड़ा सैयारा है, प्लेनेट है। और अगर हम अपने सोलर सिस्टम को देखें तो हम ये समझते थे कि हमेशा छोटे प्लैनेट्स पहले होते हैं, सूरज के करीब होते हैं, और बड़े प्लैनेट्स बाद में होते हैं, जैसा कि हमें अपने सोलर सिस्टम में नजर आ रहा है। लेकिन जब हमने दूसरे सोलर सिस्टम देखे तो सूरत हाल कुछ ऐसी नहीं थी। साइंसदानों को सबसे पहला मसला जो प्लैनेट्स को डिटेक्ट करने में आया वो सूरज की बहुत ज्यादा रोशनी थी। क्योंकि सूरज बहुत ज्यादा रोशन है, उसके सामने प्लैनेट्स नजर नहीं आते। अगर आप जमीन को सूरज के सामने देखें तो वो आपको बाल के बराबर नजर आएगी, यानी आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, आप उसकी मोशन को डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए बड़े बड़े प्लैनेट्स को भी आप सूरज के सामने डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर हम इन प्लैनेट्स को कैसे देखें, हम इनकी खोज कैसे लगाएं, और कैसे ये बता सकते हैं कि इन पर लाइफ एग्जिस्ट करती है कि नहीं? इसका हल निकाला 2 साइंटिस्ट ने जिनका नाम था पॉल बटलर और मार्सी। इन्होंने एक यूनिक तरीका निकाला जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सूरज के पास प्लैनेट्स मौजूद हैं, या ये ऐसा सूरज है जिसके पास प्लैनेट्स मौजूद नहीं है। उन्होंने अपने सूरज को सबसे पहले देखा और फिर उन्होंने जुपिटर की तरफ गौर किया, क्योंकि
जुपिटर का वजन बहुत ज्यादा है और ये बहुत बड़ा सियारा है, तो ये सूरज को एक डांस करने पर मजबूर करता है, ये सूरज को वॉबल करने पर मजबूर करता है, ये सूरज को घुमाता है। हम यहाँ पर बैरी सेंटर का कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। हमारी किताबों में हमेशा ये लिखा होता है कि तमाम प्लैनेट सूरज के गिर्द घूमते हैं। दर हकीकत ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है, बल्कि पूरा सोलर सिस्टम एक नुक्ते के गिर्द घूमता है जिसे हम बैरी सेंटर कहते हैं। यह नुक्ता सूरज के बाहर भी मौजूद हो सकता है और अगर हम तमाम प्लैनेट्स के मैस को ऐड करें तो हमें एक यूनिक नुक्ता नजर आएगा और सूरज भी इसके गिर्द घूमता है, बाकी प्लैनेट्स भी इसके गिर्द घूमते हैं। यहां पर मैंने आपको बैरी सेंटर दिखाया है, सूरज के बाहर मौजूद है। ये वो पॉइंट है जिसके गिर्द हमारी तमाम सोलर सिस्टम मूव कर रहा है, सूरज भी इसके गिर्द घूम रहा है। सूरज का सेंटर ऑफ मैस देखें तो उसके अंदर है। इसी तरीके से बाकी जो तमाम प्लैनेट्स हैं वो भी बैरी सेंटर के गिर्द घूमते हैं और याद रखिए कि बैरी सेंटर हमेशा चेंज होता रहता है, ये फिक्स्ड पॉइंट नहीं है, बल्कि ये हर वक्त कैलकुलेट किया जाता है और ये चेंज होता रहता है। तो जब हम सूरज की तरफ देखते हैं तो सूरज वॉबल करता है और उसकी वजह जुपिटर है, क्योंकि जुपिटर बहुत बड़ा है और सूरज के गिर्द घूमता है, तो वो सूरज को बैरी सेंटर के करीब घूमने पर मजबूर कर देता है। तो आसान तरीका है, अगर एक सूरज मूव कर रहा है बैरी सेंटर के गिर्द, तो इसका मतलब यह है कि उसके पास एक प्लेनेट है, क्योंकि वो प्लेनेट ही उसको मूव करने पर मजबूर कर रहा है। ये एक बड़ी जबरदस्त डिस्कवरी थी और हमने सोचा कि क्यों ना हम सूरज को देखें कि क्या वो वाकई मूव कर रहे हैं, डिफरेंट स्टार्स को देखें वो मूव कर रहे हैं। और जब स्टार मूव करते हैं तो उनसे दो किस्म की रेज हमें निकलती हुई महसूस होती हैं। वैसे तो हमें पता है कि स्टार हमें येलो कलर के अमूमन नजर आते हैं, लेकिन अगर कोई स्टार हमारी तरफ मूव कर रहा है, हम यहां पर देख रहे हैं, तो डॉपलर इफेक्ट हमें यह कहता है कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, उसमें से जो रेज निकल रही है उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएंगी और वो हमें नीले रंग का नजर आना शुरू हो जाएगा। और अगर वो सूरज या वो स्टार हमसे दूर जा रहा है तो उसकी रेज की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी और वो हमें रेड कलर का नजर आएगा। तो रेड कलर का नजर आया तो हमसे दूर जा रहा है और नीले रंग का नजर आया तो हमारे पास आ रहा है। पर सूरज और स्टार इनका ऑर्बिट बहुत छोटा होता है, तो हमें उतनी शिफ्ट नहीं मिलती। पर अगर आप यहां पर देखें तो आपको नजर आ रहा है कि जैसे जैसे ये स्टार मूव करता है तो इसका जो कलर हम रिसीव करते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट की आती हैं, वो येलो, ऑरेंज और ग्रीन कलर के बीच में बदलती रहती हैं, जिससे हमें यह पता चलता है कि ये सूरज मूव कर रहा है। तो हमने सूरज की मूवमेंट को तो नोट कर लिया, पर उससे पहले कि हम किसी भी सितारे तक पहुंचते, दो स्विस साइंटिस्ट ने ऑलरेडी एक सोलर सिस्टम और उसमें मौजूद प्लेनेट के को डिस्कवर कर लिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 51 पैग की। ये एक सोलर सिस्टम है। अगर आप इस सोलर सिस्टम का सूरज देखें तो हमारे सूरज से बड़ा है, दुगना है तकरीबन। ये हमारा जुपिटर है, सोलर सिस्टम का जुपिटर है। पर अगर आप 51 पैग बी को देखें तो ये जुपिटर इस सन का है और इसकी वजह से ये सन मूव करता है। तो ये काफी बड़ा जुपिटर है। जिस तरीके से ये सन बड़ा है उसी तरीके से इसका जुपिटर भी बड़ा है। इसमें एक और अहम बात हमें जो नजर आई वो ये कि इसका चक्कर सूरज के गिर्द सिर्फ 4 दिन में मुकम्मल हो जाता है। यहां पर आप देखें तो ये ग्राफ 2 से शुरू होता है और 6 के बाद खत्म हो जाता है। तो 4 दिनों में ये अपना पूरा सर्कल इसके गिर्द कंप्लीट कर देता है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट बड़े अरसे ये समझते रहे कि ये रीडिंग्स, ये वैल्यूज, ये मेजरमेंट्स ठीक नहीं है और इसकी वेलोसिटी भी वेरी करती है। उसकी वजह यह है कि ये एलिप्टिकल फॉर्म में ऑर्बिट करता है। हमारा सोलर सिस्टम ज्यादातर सर्कुलर फॉर्म है, जबकि ये एलिप्टिकल फॉर्म में मूव करता है। ये इंसानों के लिए एक बड़ी हैरानकुन बात थी। फिर कुछ अरसे बाद और साइंटिस्ट ने कुछ और प्लैनेट्स को भी डिस्कवर किया, मसलन 47 मेजोरिस जो है उसको डिस्कवर किया और फिर एक शुरू हो गई चाल जिसमें हम मुख्तलिफ प्लैनेट्स को डिस्कवर करते जा रहे थे और हर जगह पर हमें प्लैनेट्स मिल रहे थे। इससे हमारे ये भी कॉन्सेप्ट ठीक हो रहे थे कि जरूरी नहीं है कि हर वक्त बहुत छोटे सियारे सूरज के पास हों, बल्कि यह भी हो सकता है कि बड़े सियारे सूरज के पास हों और छोटे सियारे दूर हों। हमारी लाइफ एग्जिस्ट अगर अर्थ पे करती है तो उसमें सूरज के साथ साथ जुपिटर का भी बहुत बड़ा हाथ है। उसकी वजह यह है कि ये जो सर्कुलर मोशन हमें नजर आता है, ऑर्बिट नजर आता है, इसमें जुपिटर की ग्रेविटी का भी बहुत बड़ा हाथ है और उसके साथ साथ जो एस्ट्रॉयड बेल्ट से हम महफूज हैं उसमें भी जुपिटर की ग्रेविटी का बहुत बड़ा हाथ है। तो हमें एक तरफ से जुपिटर खींचता है, दूसरी तरफ से सूरज खींचता है और हम बीच में मूव कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ जब भी कोई एस्ट्रॉयड, बड़ा एस्ट्रॉयड हमारी तरफ आने की कोशिश करता है तो हमें इस तरफ से जुपिटर प्रोटेक्ट करता है और उसको अपनी तरफ खींच लेता है, जबकि दूसरी तरफ तो सूरज मौजूद है जो कि किसी भी एस्ट्रॉयड को आगे नहीं आने देगा। तो इस तरीके से जमीन की तरफ बहुत कम एस्ट्रॉयड आते हैं, बहुत कम मेटेओराइट्स आते हैं। तो जुपिटर का हमें बहुत ज्यादा फायदा है
और हमने ये भी देखा कि जुपिटर जैसे बड़े सितारे सूरज के करीब भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा दूर हों। हमारी गैलेक्सी में 5% स्टार ऐसे हैं जिनके पास जमीन जैसे प्लैनेट्स मौजूद हैं, तो ये 10 बिलियन प्लैनेट्स बनते हैं। 10 बिलियन प्लैनेट्स में जिंदगी मौजूद हो सकती है, उसके चांसेस मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि ये रॉकी हैं, इनमें सैंड भी मौजूद है और शायद इनमें पानी भी मौजूद होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुरान मजीद में भी जिंदगी को सर्च करने के लिए, तलाश करने के लिए कुछ बहुत बेसिक किस्म की सर्च कैटेगरीज दी गई हैं। मसलन कुरान मजीद में यह बताया गया है कि हर चीज पानी से शुरू हुई, हर जानदार, हर क्रिएशन पानी से शुरू हुआ। तो इसलिए मेरे नजदीक ये बहुत जरूरी है कि हम हर उस जगह को देखें जहां स्पेस में हमें पानी नजर आता है, पानी मिलता है, क्योंकि क्रिएशंस के बारे में यह बताया गया है कि इंसानों को पानी के साथ मट्टी से बनाया गया, तो पानी के साथ एक एडिशनल चीज इस्तेमाल की गई जो कि मट्टी है, और इस पर मैं अलग वीडियो बना चुका हूं कि मट्टी में कैसे पेप्टाइड्स होते हैं, जिनको मैं आपको ये पहले ही बता चुका हूं कि एक आयत में हमें ये नजर आता है कि क्रिएशन हमसे ज्यादा है और वो मुख्तलिफ आसमानों और जमीन में फैले हुए हैं। ये चीज भी हमें बताई गई है कि वो सब पानी से बने हुए हैं। इंसान अलबत्ता पानी के साथ मट्टी से बना हुआ है, तो जो यूनिवर्सल एलिमेंट है हमें बनाने का वो पानी है। तो हमें पानी को तलाश करना पड़ेगा, पानी कहां कहां पर मौजूद है, और यकीनन हमें वहां पर कहीं ना कहीं लाइफ भी मिलेगी। तो मेरे नजदीक पानी को ज्यादा से ज्यादा स्पेस में सर्च करना चाहिए। आपको हैरानी होगी जान के कि अभी तक जो पानी का सबसे बड़ा रिजर्वायर हम स्पेस में तलाश कर चुके हैं वो एक ब्लैक होल के गिर्द चक्कर लगा रहा है। तो ये पानी का एक बहुत बहुत बड़ा रिजर्वायर है। इसी तरीके से जहां जहां हमें पानी नजर आए वहां पर हमें जिंदगी के आसार नजर आ सकते हैं। तो जरूरी है कि हम स्पेस में पानी को सबसे ज्यादा अहमियत दें, और याद रखिए जहां जहां पानी खत्म हो जाता है वहां जिंदगी के आसार भी खत्म हो जाते हैं। हम ये जान चुके हैं कि मार्स में हमें पानी के शवाहिद मिल रहे हैं, हो सकता है कि मार्स में हमें जिंदगी भी मिल जाए, पर क्योंकि पानी मार्स पर खत्म हो गया इस वजह से शायद वहां पर जिंदगी भी खत्म हो गई, पर अभी तक ये फैसला नहीं हुआ कि मार्स पर जिंदगी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। मैं आपको बार बार इंटेलिजेंट लाइफ की बात कर रहा हूं, तो आपका इंटेलिजेंट लाइफ के बारे में क्या ख्याल है अपने कमेंट्स में मुझे लिखिए, और मुझे यह भी बताइए कि एक इंटेलिजेंट लाइफ में सिर्फ इंसान ही आते हैं या उसके अलावा भी कोई चीज इंटेलिजेंट लाइफ में आ सकती है। तो आपने अपने कमेंट्स में मुझे इस बात का जरूर जवाब देना है, और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ज्यादा आगे बढ़ाइए। अगली वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि पानी की तलाश और एलियंस की और लाइफ की तलाश के लिए हम जो टेक्नोलॉजीज बना रहे हैं, हम जो जदीद टेलीस्कोप्स बना रहे हैं जो बहुत अरसे बाद आने वाले हैं, उनकी तैयारी में हमें क्या क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और उनको हमने कैसे काउंटर किया है।